एवरीवन गाइस, सो कैसे हैं आप सब। आज हमको पढ़ना है गाइस चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 5 और इसमें भी हम लोग अपना जो हमारा नोड्स है यानी ओवरटोन्स है और उसके बाद हमारा जो हार्मोनिक्स है इन सभी के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो सुपरपोजिशन ऑफ द वेव जो हमारा ये चैप्टर है बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है और बहुत ही आसान चैप्टर भी है। आपको समझ भी रहा है सारी चीज़ें, आप कमेंट बॉक्स में अच्छे खासा बता भी रहे हो, क्योंकि यार आप देखो या ना देखो लेकिन यार कमेंट बॉक्स में बता दिया करो, जिससे कि हम सभी को ना पता चल जाता है कि मतलब बच्चों को क्या चाहिए। ठीक है, तो गाइज आप देख रहे हो न्यू इंडियन एरा एंड मेरा नाम है प्रशांत। ठीक है, और मुझे आप इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो और टेलीग्राम में भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आप मुझे ईमेल कर सकते हो फॉर एनी इंक्वायरी और हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगी अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करके वहाँ पर लिंक दी हुई है, वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, आपको नोट्स मिल जाएंगी। ओके माय डियर। सो गाइज आपको मैं यहाँ पे एक सबसे पहले बात बता दूँ कि आज जो है ना हमारा चीज़ें हैं, मैंने इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि हमारा जो हार्मोनिक्स होता है, हार्मोनिक्स और जो हमारा ओवरटोन्स होता है, ओवरटोन्स, ठीक है, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था गाइस कि जो हमारा एक फंडामेंटल नोड्स होती है जिसे हम एन कहते हैं और इसके बगल में जो भी चीज़ें इंटीजर मल्टीपल होती हैं, जैसे कि पहला मल्टीपल आया तो हमारा पहला हार्मोनिक है, दूसरा मल्टीपल आया वो दूसरा हार्मोनिक, तीसरा मल्टीपल आया तीसरा हार्मोनिक, ऐसे चौथा मल्टीपल आया चौथा हार्मोनिक, है ना। लेकिन जो हमारी ओवरटोन होती है वो क्या होती है, हमारे फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के बाद जो भी हायर रहती है वही हमारा पहला ओवरटोन कहलाता है। मतलब कि फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी के बाद जो पहला हायर फ्रिक्वेंसी रहेगी वही मेरी पहली ओवरटोन कहलाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद वाली दूसरी ओवरटोन, उसके बाद वाली तीसरी ओवरटोन ऐसे कहलाती है। लेकिन गाइज ये फिक्स नहीं है कि अब जैसे कि देखो ये मेरा क्या हो जाएगा, अगर मैं हार्मोनिक्स की बात करूँ तो मेरा सेकेंड हार्मोनिक्स है क्योंकि 2 से मल्टीपल है और फिर हमारा ये पहला ओवरटोन है तो हायर है इसलिए पहला ओवरटोन तो ठीक है चलता है, लेकिन पहला ओवरटोन सेकंड हार्मोनिक पे ही बनेगा ये फिक्स नहीं होता, क्योंकि ये अलग अलग डिवाइस के ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे कि हमने देखा था कि हमने एक क्लोज्ड वाला पाइप लेके देखा था, क्लोज्ड वाले पाइप में माय डियर क्या हुआ था कि एक तरफ से क्लोज्ड पाइप है तो यहाँ पे क्या आया था कि हमने देखा भी था कि तीसरे वाले हार्मोनिक पे हमारी पहली ओवरटोन बनी थी, फिर 5वें वाले हार्मोनिक पे हमारी दूसरी ओवरटोन बनी थी, ऐसा हमने देखा था, है ना। तो ये हर एक अपने अपने ट्यूब के ऊपर डिपेंड करता है। और हमने एक इसकी रिलेशन भी देख लिया था कि 2p+1 इंटू एन अगर करते हैं तो ये हमारी मिल जाती है फ्रिक्वेंसी ऑफ पीथ हमारा ओवरटोन, मतलब ये हमारी फ्रिक्वेंसी है ओवरटोन की। मान लो मुझे अगर चाहिए कि मेरी 5वीं ओवरटोन की फ्रिक्वेंसी बताओ कितनी रहेगी, तो 5वीं ओवरटोन की फ्रिक्वेंसी यहाँ पे मैं लिखूंगा n5, ठीक है, और यहाँ पे p के जगह में 5 डाल दूंगा तो 2 × 5 क्या हो जाएगा +1, यहाँ पे n आ जाएगा, यानी कि 11n। n क्या है मेरा, n मेरा फंडामेंटल नोड है, 11 क्या है मेरा हार्मोनिक्स है, यानी कि 11वीं हार्मोनिक्स मेरी 5वीं ओवरटोन कहलाएगी। समझ गया, 11वीं हार्मोनिक्स मेरा क्या कहलाएगा, 5वां ओवरटोन कहलाएगा। किसके लिए, जब मैं क्लोज्ड वाला ऐसा पाइप इस्तेमाल करूंगा तब। समझ गया। तो अगर मान लो मुझे फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी की वैल्यू मान लो 10 हर्ट्ज दी हुई है, समझ गया, तो 11 × 10 = 110, यही मेरा क्या करेगा, 110 मेरा क्या है, इतने हर्ट्ज मेरा क्या है, 11वां हार्मोनिक्स पे इतनी फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, तो यही हमारा 11वां हार्मोनिक्स मेरा 110 हर्ट्ज होता है तो 5वां ओवरटोन भी मेरा 110 हर्ट्ज ही रहेगा। एक ही बात है ना, समझ गया। अगर मैं ऐसा लेता हूं तो बस आपको फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी याद रखनी है, इसी तरीके से हम निकालते हैं। आज माय डियर हमको पढ़ना, जैसे कि हमने क्लोज्ड वाले के लिए पढ़ लिया था, हमने फ्री एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन पढ़ा था, सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। मैंने आपको बोला भी था कि ये टॉपिक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला था। अब गाइस हम पढ़ने जा रहे हैं ओपन वाले की बात करने वाले हैं, मतलब वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम इन अ पाइप ओपन एट बोथ एंड, है ना। अब देखो ऊपर भी ओपन है नीचे भी ओपन है, जब ऊपर दोनों, नीचे से भी ऊपर से भी दोनों जगह से ओपन रहेगा तो क्या करोगे आप लोग, हर जगह से आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, इधर से भी आपको ई मिलेगा और आपको इधर से भी ई मिल जाएगा, है ना, दोनों जगह से आपको ई मिलेगा। मतलब बस इतना ही आपको होगा और बाकी कुछ टेंशन की बात नहीं है, आपको इतना ही हो कि L = L+2E लेना पड़ेगा हर जगह। मतलब ये आपको पता ना इंड करेक्शन होता है, इंड करेक्शन पूछा ना तो L के जगह में L+ जैसा भी शेप रहेगा उस हिसाब से, अगर ओनली एक तरफ से क्लोज है तो सिर्फ ई, अगर दोनों तरफ से ओपन है तो फिर 2E, इतना ही करना है, बाकी तो सब सेम है। तो अगर दोनों तरफ से ओपन है तो यहाँ पे क्या आएगा, ए हमारा एंटी नोड हो गया, इधर भी हमारा एंटी नोड फिर बनेगा, है ना, दोनों तरफ एंटी नोड बनेगा, हमने देखा भी था इस चीज को, ऊपर भी एंटी नोड नीचे भी एंटी नोड बनेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। और लेंथ ऑफ द पाइप वही हमारा L है, हमारा एंटी नोड दोनों साइड प्रेजेंट रहेगा, दोनों इंड में दो हमारे इंड करेक्शन बनेंगे, है ना, इतना आपको ध्यान देना है, बाकी और कुछ नहीं।
नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा आज का कॉन्सेप्ट है। अब हम देखेंगे जब हमारा, जैसे कि देखो हमने देखा था जब हमारा पाइप एक तरफ से क्लोज है तो हमारी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनी थी V/4L आई थी, यही आई थी ना। अब हम पहले देखेंगे कि जब हमारी पाइप दोनों तरफ से ओपन है तो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या बनेगी, हमको यही देखना है। चलो देखते हैं। तो अब हमारा मान लो पहला फर्स्ट जो हमारा मोड ऑफ ऑसिलेशन है, पहला मोड ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, पहला ऑसिलेशन हमारा क्या है, वही हमारा पहला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी देगा। मैं पहले के लिए एन अपनी फ्रीक्वेंसी और लैम्बडा मेरा हमारा वेवलेंथ मानता हूँ। तो जो मेरा वेवलेंथ होगा, देखो ये एक आधा है, आधा लूप है, मतलब λ/4, और ये भी एक आधा लूप है λ/4, λ/2 है ना। तो अगर मैं अब आपको ये हमारा λ/4 है और ये भी हमारा λ/4 है, दोनों λ/4 को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा λ/2। मैं कैसे बोल रहा हूँ समझ रहे हो ना। देखो यहाँ पे एक इस तरीके से ये पूरा क्या कहलाता है, एक लैम्बडा होता है, ये पूरा एक लैम्बडा है इतना। अब जरा आप ही बताओ मुझे कि अगर मैं इसके हाफ की बात करूँ तो ये सिर्फ कितना होगा, ये λ/2 होगा। इसका आधा करूँ तो क्या हो जाएगा, ये λ/4 हो जाएगा। समझ रहे ना, यही चीज़ें आपको यहाँ पे समझनी। तो यहाँ पे आधा आधा लूप है, λ/4 ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिल जाएगा λ/2, ठीक है। एल कितना मिल गया, लेंथ, जितना वेव की लेंथ होगी उतना ही पाइप का लेंथ माना जाएगा। तो एल कितना हो गया, λ/2 हो गया। अब आपकी मर्जी, आप इंडिग्रेशन लेना चाहो ले लो, मत लो नहीं तो मत लो, आपकी मर्जी। वैसे देखो इतना सा यहाँ पे इंडिग्रेशन का पूरा डिफरेंस है, बाकी इंडिग्रेशन का कोई डिफरेंस ज़्यादा है नहीं, सिर्फ यहाँ पे हमारा ए आ जाएगा और कुछ नहीं ज़्यादा है, ठीक है, इतना ही आपको समझना है। तो लैम्बडा हमको मिल जाएगा 2L इस रिलेशन से। लैम्बडा की वैल्यू निकाल लोगे ना, इधर 2 भगा दोगे तो 2L आ जाएगा ना। अभी आगे बढ़ते हैं। वी नो दैट कि हमें फ्रीक्वेंसी पहले नोड के लिए देख रहे हैं, मतलब हम फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि पहली फ्रीक्वेंसी हमेशा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ही होती है ना। ये मैंने आपको बताया भी था पहले वाली वीडियो में, आपको सब मालूम है। अब बस हम ओपन एंड के लिए सेम सेम देखने जा रहे हैं। तो n = V/λ आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लैम्बडा, है ना, लैम्बडा। तो लैम्बडा की वैल्यू है हमारी 2L। यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे हम 2L फटाक से पुट कर देंगे। किधर गया भाई, देखो 2L यहाँ पे पुट कर देंगे। यहाँ पे देखो 2L डाल दिया। जब डाला तो यहाँ पे निकल के आया हमको क्या, डालोगे तो निकलेगा भी ना। तो n = V/2L आ जाएगा। क्या आएगा भाई, यहाँ पे देखो अभी। सो पहला हमारा, जैसे कि हमारा ओपन यहाँ पे देखो क्लोज्ड है एक तरफ से और एक तरफ से ओपन था, तो फ्रीक्वेंसी जो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी V/4L आई थी। अब जब दोनों तरफ से खुला है तो फिर गड़बड़ हो गया, है ना। तो n = V/ यहाँ पे 2L मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, n = V/2L मिलेगा। समझ गया, ये हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। दिस इज माई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यानी कि दिस इज माई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और यू कैन से दैट दिस इज द फर्स्ट हार्मोनिक्स, और यू कैन से दैट दिस इज द लोवेस्ट वाइब्रेशन। वाई लोवेस्ट वाइब्रेशन, बिकॉज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वही फ्रीक्वेंसी होती है जहां पे सबसे कम वाइब्रेशन, सबसे कम एम्पलीट्यूड, सबसे कम मतलब फ्रीक्वेंसी में लूप बन गया हो, वही तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी। देखा था ना हमने, तो यही मेरा लोवेस्ट वाइब्रेशन होगा, यानी यही मेरी सबसे कम फ्रीक्वेंसी मानी जाएगी। अब एल की जगह में अगर इंडिग्रेशन को ले लूँ तो मेरा यहाँ पे L+2 ही डाल देना और कुछ नहीं करना है। ये तो हमारा बार बार आते ही रहता है कूद कूद के, है ना, समझ रहे हो ना, और कुछ नहीं है। तो V/2L ये बार हमारा बन जाएगा। ये हमारी क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बन गई, ठीक है। अब देखो हमको हमारी फंडामेंटल मालूम है। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमारी पहली हार्मोनिक्स हो सकती है। मान लो ये हमारा पहला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो इससे अगर मैं 1 मल्टीप्लाई करता हूँ तो दिस इज माई फर्स्ट हार्मोनिक्स, क्लियर कट। लेकिन इसके बाद अब जो आएगा, अभी क्या था, अभी तो ऐसा बना था, ये हमारे फंडामेंटल दे दिया। अब इसके बाद अगर एक भी आगे नोड बना, जैसे कि अब यहाँ पे ऐसा कुछ बन जाए, या फिर इसके आगे कुछ ऐसा बन जाए, है ना, इसके आगे अगर एक भी अब अगर नोड बना तो वो हमारा अगली हायर फ्रीक्वेंसी देगा, और वो मेरा पहला नोड कहाएगा, पहला मतलब ओवरटोन कहाएगा। समझ रहे, चलो देखो यहाँ पे देखो कर भी दिया, एक कंप्लीट और एक थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। देखो ना, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया, इसको भी थोड़ा सा नीचे कर दिया, है ना। देखो पहले सिर्फ कितना था, इतना ही था, इतने ही थे। अब देखो थोड़ा सा आगे ऊपर नीचे बढ़ा दिया, यानी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। तो अब मैंने नेक्स्ट पॉसिबल नोड की बात कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे n1 और λ1 फ्रीक्वेंसी और अपनी वेवलेंथ को मान लिया। अब यहाँ पे मेरा ये λ/4 है, ये पूरा क्या होता है, λ/2 होता है, ये मेरा λ/4 है। आप λ/4, λ/2 और λ/4 को ऐड करो, जरा कितना आता है आपको, ओनली लैम्बडा मिलेगा। करके देख लो, आप चाहे करके देख लो, एक बार भरोसा ना हो हमारे ऊपर तो कर लो, ठीक है, आपको इतना ही मिलेगा। करके चाहे तो आप बिलीव ना हो तो देख सकते हो, यू कैन। आपको यहाँ पे सिर्फ लैम्बडा मिलेगा, ओनली एंड ओनली, वन एंड ओनली लैम्बडा, ठीक है, यही मिलेगा। अब हमने कंसिडर किया λ1, तो यहाँ पर λ1 ले लेना, सिर्फ लैम्बडा छोड़ के मत छोड़ना, क्योंकि लैम्बडा तो सिर्फ यार हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के लिए था। अब हम अगली नोड की बात करें तो वहाँ का अलग वेवलेंथ रहेगा, तो λ1 यहाँ पे है। अब देखो लेंथ ऑफ द जो एयर कॉलम है वही हमारा देखो यहाँ पे लिख के रखा है λ1/4, λ1/2, आपके लिए करके दे दिया मैंने, यहाँ पे देखो करके दे दिया है। इसको ऐड करो, आपको λ1 मिल जाएगा। करके देख लो एक बार, आपको λ1 मिल जाएगा। 4 से 4 कैंसिल होता है बाद में और λ1 मिलेगा। तो आपका लेंथ λ1 आ गया।
अब कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे पुट कर देना, आपका यही हर वक्त यही तो फॉर्मूला लगता ही है यार। तो n1 इक्वल टू वी अपॉन लेमड़ा वन, और यहाँ पे हमको निकालना है n1 की वैल्यू, v अपॉन हमको l आ जाएगा, बिकॉज लेमड़ा वन की वैल्यू l ही मिली है। देखो ना लेमड़ा वन की वैल्यू कितनी है, l है, तो यहाँ पे लेमड़ा वन की जगह में l डाल दूंगा मैं, और कुछ नहीं। ठीक है, फिर अब हम क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 का इस्तेमाल करेंगे। हमारा इक्वेशन नंबर 1 यही है, देखो मैं यहाँ पे लिख के भी रखा हूँ, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, n इक्वल टू वी अपॉन 12 विच इज माई फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। जैसा कि आप जानते हो कि हम हमेशा सेकंड जब हमारा निकलता है ना सेकंड वाला, देखो यहाँ पे सेकंड हमारा जो यानी कि अगला वाला नेक्स्ट पॉसिबल नोड होता है, मोड होता है, उस मोड में मोड ऑफ ऑसिलेशन होता है, ये तो मोड होता है, वहाँ पे हम उसको हमेशा फंडामेंटल से कंपेयर करवाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम फंडामेंटल से कंपेयर करवाएंगे। तो हमारा फंडामेंटल क्या मिला था, n इक्वल टू वी अपॉन 2l मिला था। इसमें से अगर मैं 1/2 को साइड में लूँ और v अपॉन l डालूँ तो मुझे यहाँ पे n1 मिल जाएगा, क्योंकि देखो मेरे को v अपॉन l की वैल्यू n1 है, यहाँ n1 आ जाएगा। इस रिलेशन से मुझे फाइनली क्या मिला, n इक्वल टू n1/2, जो कि मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। फिर यहाँ से n1 क्या मिल जाएगा, 2n मिल जाएगा, देखो यही मिला ना, यानी कि ये है मेरी सेकंड वाला हायर फ्रीक्वेंसी n1 है, और n मेरी क्या है, पहली फ्रीक्वेंसी, जिसे मैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी भी कहता हूँ। तो अब आप बताओ, ये मेरी जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है और इसके बगल में कितने से मल्टीप्लाई है, 2 से। तो हार्मोनिक्स क्या होता है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। कितनी हार्मोनिक्स हो गई है, मेरी सेकेंड हार्मोनिक्स हो जाएगी। लेकिन ये कितवा ओवरटोन कहाएगा, अब आप ही बताओ। जब मेरा n था मेरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और n1 है मेरा एक हायर फ्रीक्वेंसी, पहली हायर फ्रीक्वेंसी आफ्टर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, यही है ना, तो ये मेरा पहला ओवरटोन कहाएगा। समझ गया ना, तो ये मेरा फर्स्ट ओवरटोन है। समझ गया कि नहीं समझ गया, पहला ओवरटोन है मेरा। इसके ऊपर फोकस मत करो, बस इतना ध्यान दो कि जब मेरा ये क्या था, ये मेरी फंडामेंटल है, ये जो मेरा v अपॉन 2l फंडामेंटल आया है, तो इसके बाद वाली जो हायर, एक ही हायर देखो लिया है, ये नीचे भी और ऊपर भी, तो एक ही हायर जब उसके बाद जाएगा ना, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, फर्स्ट ओवरटोन कहलाएगा। समझ गया, बस इतना ही आपको ध्यान देना है। आगे चल के मैं आपको एक रिलेशन दे दूंगा, तो उससे आप सब निकाल पाओगे, बस अभी के लिए ऐसा सब देख के रखो। ठीक है, अब देखो, अब उसके बाद एक और देखो, मैंने यहाँ पे देखो और ज्यादा लूप आ गए। अब हम समझते हैं इसको भी। तो फॉर नेक्स्ट नोड के लिए फिर से n2 मान लिया, इस बार λ2। अब ये होता है हमारा λ/4, ये होता है हमारा λ/2, ये होता है λ/2, ये होता है λ/4। अब पूछना मत कैसे आ रहा है सब, है ना। अब बार बार आपको बता दिया यार, इतने चुचिंदू मत बनो यार आप लोग तो दुनिया के महान इंसान हो। तो n2 और λ2 ये हमारा ये ऐसे बन जाएगा, सबको ऐड करूंगा तो 3λ/2/2 ही आएगा, क्योंकि λ2 यहाँ पे लेना है। समझ गया अच्छे से। नाउ लेंथ ऑफ द एयर कॉलम क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ द एयर कॉलम वही जो 3λ/2/2 मिला है, यही हमारा लेंथ हो जाएगा। नाउ लेंथ यानी कि हमारा डिस्टेंस है, तो λ2 इक्वल टू 2l/3 हमारा यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा, और कुछ नहीं, यही बात आपको बस याद रखनी है। 2l/3 यहाँ पे हमारे को आंसर फाइनली आ जाएगा। नाउ माय डियर, अभी हमको यही चीज यहाँ पे समझनी है। 2l/3 हमारा ये लैम्बडा मिल चुका है। अब कुछ नहीं करो, इसी ये वैल्यू निकालो। यहाँ पे जो हमारे को फ्रीक्वेंसी दी हुई है v इक्वल टू n2λ2, n2 इक्वल टू v अपॉन λ2। λ2 की वैल्यू कितनी आई है यहाँ पे देखो, λ2 हमको 2l/3 मिला है। पुट कर देना यार, कुछ करना तो है नहीं, हमको बस पुट कर देना है। क्या करना है हमको, बस यहाँ पे पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ पे देखो, तो λ2 की जगह में हमने 2l/3 पुट कर दिया। ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा, अब आप ही बताओ जरा। ये 3 ऊपर जाएगा तो क्या मिलेगा, 3v अपॉन यहाँ पे 2l मिल जाएगा। 3v अपॉन 2l मिल गया, n2 मिल गया। n2 मुझे ये मेरी कौन सी मतलब हायर फ्रीक्वेंसी, सेकंड हायर फ्रीक्वेंसी है। n मेरी फंडामेंटल थी, इसके बाद वाली मेरी कौन सी बन गई, पहली हायर फ्रीक्वेंसी, दूसरी हायर फ्रीक्वेंसी। तो n मेरी फंडामेंटल, और फंडामेंटल के बाद वाली जो पहली हायर फ्रीक्वेंसी होती है वही मेरा पहला नोड कहलाता है। ये दूसरा वाला मेरा नोड कहलाएगा। लेकिन ये मेरा पहला हार्मोनिक होगा, या दूसरा हार्मोनिक, या तीसरा हार्मोनिक होगा। समझ रहे ना। चलो अब देखते हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे क्या मिला मुझे। अब आप यहाँ से जरा बताओ क्या मिलेगा, यहाँ से आपको क्या मिलेगा। देखो, हमने n2 इक्वल टू 3/2v/l निकाला। हमको फंडामेंटल क्या मिला था इस ओपन के लिए, v/2l मिला था। ओपन के लिए याद रखना अच्छे से, हमेशा एग्जाम में पूछता है, v/2l मिला है। ठीक है, अब यहाँ से v/2l के जगह में मैं अगर n डालूंगा तो 3 × n मिलेगा, और n क्या है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। तो n के साथ कितना मल्टीपल है, 3 है, मतलब ये हमारा क्या बन जाएगा, थर्ड हार्मोनिक। लेकिन कितना हायर चल रहा है, पहला हायर हो गया, अभी दूसरा हायर है। दूसरा हायर है मतलब सेकंड ओवरटोन है। समझ गया, ये बात आपको ध्यान रखना है। खत्म कहानी, और कुछ नहीं। अब यहाँ पे देख लो, ऐसे अगर मैंने कंटिन्यू किया, अब मैंने अभी तक इतना हायर लिया था, अब इसके बाद और भी ले सकता हूँ ना, मेरी मर्जी, चाहे मैं जितना भी लूँ। तो ऐसे यहाँ पर भी कितना भी ले सकता हूँ। तो अब ध्यान देना, उसके लिए एक रिलेशन है ओपन के लिए। P अगर मान लो मेरा ओवरटोन है और n मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो मेरे को फ्रीक्वेंसी मिलेगी ओवरटोन की इतनी। मान लो सपोज दैट, अगर मुझे जैसे कि अभी यहीं पे देखो दिया हुआ है
सेकेंड ओवरटोन कभी आया है? थर्ड हार्मोनिक पे। अगर मुझे पता करना है कि मुझे सेकेंड ओवरटोन पे कितना हार्मोनिक आता है तो मैं पी की जगह में सेकेंड डाल दूंगा, क्योंकि मेरा पी क्या है? ओवरटोन है। तो p प्लस वन इंटू एन, पी 2+1 बन जाएगा 3n, यानी 3n पे मुझे सेकेंड हार्मोनिक मिलता है। क्या मिलता है मुझे? 3n पे, यानी कि थर्ड हार्मोनिक पे मुझे सेकेंड ओवरटोन मिलता है, या सेकेंड ओवरटोन पे मुझे थर्ड हार्मोनिक मिलता है। समझ गए ये फॉर्मूला? आप चाहे तो 1 पुट करके देख लो। पहला ओवरटोन पुट करो, 1 + 1 इंटू एन, कितना आएगा? 2n, यानी सेकेंड हार्मोनिक पे पहला ओवरटोन मिला, क्योंकि हमने वन के पी की जगह में 1 पुट किया और पी हमारा ओवरटोन था। तो ये हमको एक अच्छा सा रिलेशन मिलेगा, अब चाहे जितना भी आ जाए। ऐसे अगर कोई आपसे पूछ ले कि चलो बताओ फिर भाई, अगर 10वां वाला, अगर देखो, अब देखो यहाँ पे आपको ठीक है, अभी 3n है तो आप काउंट कर लिए हो, अभी तो आपने काउंट किया ना ऐसे सारा, ये तीसरा वाला हायर चल रहा है इसलिए यहाँ पे 3n आया, तो फिर हमारा सेकेंड ओवरटोन है। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि चलो बताओ जरा, अगर आपके पास 11वां वाला ऐसा 11n आ गया तो आप क्या बताओगे? जरा बताओ मुझे, कितवा ओवरटोन आपका रहेगा? ओपन अगर दोनों तरफ से मेरी पाइप ओपन है तो, और 11वां n है तो क्या बताओगे? तो आप क्या करोगे? सिंपल सा, एकदम सिंपल चिंदी, 10 + 1 लिख दोगे इसको, और n 10 के जगह में क्या है? p + 1, और यहाँ पे n बन गया इसके जैसा, और p की जगह में वैल्यू क्या है? 10 है, मतलब मेरा 10th वाला ओवरटोन बनेगा। 10वां ओवरटोन पे 11वां हार्मोनिक है, ये 11वां हार्मोनिक है। समझ गया? ये बात आपको समझ के रखनी है और कुछ नहीं, इतना चिंदी है यार, समझ गया ना? ऐसे ही आपको सब निकालने हैं। गाइज ओपन का भी हमने देख लिया और इसके पहले वाली वीडियो में हमने क्लोज का भी देखा था। कंक्लूजन क्या मिला हमें? तो इट मे बी नोटेड दैट, कंक्लूजन प्लीज 4th वाली पार्ट देख लेना, तभी 5th वाली समझेगी, वरना कुछ नहीं समझा होगा आपको वाला, मैं आपको जानता हूं नहीं समझा है आपको, ठीक है? तो इट मे बी नोटेड दैट, अब इसमें से क्या कंक्लूजन मिला हमें? ये कंक्लूजन मिला यार कि जो हमारी साउंड है ना, वो ओपन पाइप में जब होती है तो वो सारे के सारे हार्मोनिक्स को कंटेन करती है। मतलब पहला हार्मोनिक भी, दूसरा हार्मोनिक, तीसरा, चौथा, सब हार्मोनिक देखो आ रहा है। लेकिन जब हमने देखो क्लोज वाला किया था तो हमें पहला फंडामेंटल मिला था, और उसके बाद डायरेक्टली थर्ड हार्मोनिक मिली थी, फिर 5th हार्मोनिक मिला था, फिर 7th हार्मोनिक मिला था, है ना? ऑड नंबर मिल रहा था क्लोज वाले में। लेकिन ओपन वाले में देखो पहला तो मिला ही, फिर सेकंड 2n मिला, फिर 3n मिला, ऐसे ही आपको देखो सब मिलेगा, सारी हार्मोनिक बनेगी। और मैंने बोला भी था कि जरूरी नहीं कि सारी हार्मोनिक बने, लेकिन ओवरटोन सारी बनती है भाई, सारी हार्मोनिक बने नहीं बने वो फिक्स नहीं है। तो अब देख लो यहीं पे प्रूफ मिल गया कि क्लोज वाले में सारी हार्मोनिक नहीं बनी। अब n के बाद 2n आना चाहिए ना, तो बना क्या? 2n नहीं बना ना, लेकिन 3n बना। समझ गया? फिर ऐसे ही 4n बनना चाहिए तो नहीं बना ना, लेकिन 5n बना। तो ऐसे ही कर करके भाई आपको एक बात ध्यान देनी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि जरूरी नहीं कि हार्मोनिक बनेगी, लेकिन ओवरटोन पक्का बनता है। क्योंकि ओवरटोन तो यार जैसे ही आप अगला वाला फ्रीक्वेंसी लोगे ना, अगले ही फ्रीक्वेंसी आपका ओवरटोन है, तो ओवरटोन तो छोड़ के आपको जाएगा नहीं। हाँ समझ के रखो अच्छे से, चलो ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान देनी है। अब क्लोज, अब देखो यहाँ पे ओपन वाले में देखो सारी हार्मोन बन रही है, सारे ओवरटोन तो बनेंगे ही, तो हार्मोन हमारा हार्मोनिक्स भी सारा बन रहा है, यही बातें हैं और कुछ नहीं। इसीलिए माय डियर जो मेरा मतलब साउंड होता है ओपन वाले में बहुत अच्छा बनता है, एक भी हार्मोनिक छोड़। इसीलिए देखो कृष्ण भगवान बांसुरी बजाते थे, और इसीलिए बांसुरी से बहुत अच्छी आवाज निकलती है, क्योंकि बांसुरी दोनों तरफ ओपन रहती है, इधर से फूको और आवाज निकलती है मस्त, टना टन टन टना टन, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा होता है। तो बांसुरी जो होती है हमारी फ्लूइड, तो फ्लूइड से इसी तरीके से हमारी आवाज निकलती है, क्योंकि दोनों तरफ से ओपन रहती है, ओपन ट्यूब है हमारा वो, ठीक है। चलो सेकंड देख लो। अभी फंडामेंटल जो फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन की ना, वो ओपन पाइप में हमेशा डबल हो जाती है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिलती है, यानी ज्यादा आवाज भी निकलेगी, है ना। तो यही सारी चीजें हैं, भले आप चाहे सेम लेंथ रखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही सारी चीजें हैं और कुछ नहीं, इसमें तो बहुत ही आसान था ये, है ना। अभी हम देखते हैं माय डियर, अब हम देखो हमने जाना कि यार इंड करेक्शन तो ठीक है, अच्छी बात है, हमारा पाइप था ओपन है एक तरफ से, तो हमारा एंटी नोड जो है हमारा एकदम बराबर पे बनना चाहिए, लेकिन एंटी नोड थोड़ा सा ऊपर बनता है और हमें ई दे के जाता है इंड करेक्शन। हम हर वक्त जो हमारा ये था ये सिर्फ एल होता है, लेकिन हम इंड करेक्शन को पकड़ के हर वक्त एल मान रहे थे, कैपिटल एल, और उसी की वैल्यू को हम स्मॉल एल और ई को जोड़ करके लिख रहे थे। वो तो हम हर वक्त लिख सकते हैं, जैसे कि मान लो क्लोज वाले में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/2L मिली, अब मुझे इसके लिए इंड करेक्शन दिखाना है तो V/2 स्मॉल एल प्लस ई डाल दूंगा, उससे क्या फर्क पड़ता है, उससे क्या डाल दूंगा, खत्म। अगर यहाँ पे मतलब अभी जैसे कि अभी मेरा ये बन गया 4th है यहाँ पे, फिर ऐसे 2L वाला हमारा ये ओपन का है, अभी बस L+2E डाल दूंगा, खत्म। दोनों तरफ से ओपन है तो इधर भी E बनेगा, तो 2E बन जाएगा, है ना। टोटल ऊपर E नीचे E मिला के 2E बन गया, और बाकी तो सिर्फ E है। ये बात आपको समझ के रखनी है।
तो ना प्रैक्टिकल अगर हम करते हैं, जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करोगे, अगर खुदा ना खास्ता आपके प्रैक्टिकल होंगे, अगर बोर्ड एग्जाम के लिए हुए, अगर सपोज, तो आप इस चीज से प्रैक्टिकली कैसे आप इंड करेक्शन निकालोगे, रियलिटी में कैसे निकालोगे। तो वही बात है, आपको सिर्फ एक पाइप, दो पाइप दिए जाएंगे जिनका लेंथ डिफरेंट रहेगा लेकिन उनका डायमीटर बराबर रहेगा। समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ? लेंथ क्या रहेगा, एक ज़्यादा बड़ा एक बहुत छोटा, लेकिन दोनों का डायमीटर जो रहेगा वो बराबर रहने वाला है। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो आप कैसे सॉल्व करोगे? अगर मान लो आपको पहली बार में क्या दिया, दोनों पाइप ओपन है दोनों तरफ से, ऐसा अगर मान लो आपको दिया, तो मान लो अगर आपका दोनों पाइप दोनों तरफ से ओपन है, ऐसी कंडीशन आपको दे दी, तो फिर आप क्या करोगे? तो आपको मालूम होना चाहिए कि जो आपकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, कैसे आप, ये फॉर्मूला आपको यूज करना होगा वहां पे। इन दोनों में से कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन ये फॉर्मूला कैसे आया मैं आपको वो बता रहा हूँ। समझ गए? प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए तो आपको वहां पे प्रैक्टिकल में ये फॉर्मूले याद रहने पड़ेंगे। एग्जाम में आए तो याद रहने चाहिए। समझ रहे हो मेरी बातें सुन रहे हो ध्यान से, कान खोल के? ठीक है, तो अगर मान लो मेरा दोनों तरफ से ओपन है, तो मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आपको याद होनी चाहिए। अब कितनी आई थी, n इजिकल टू वी अपॉन 2l आया था। ये मेरा दोनों तरफ से ओपन के लिए था, और अगर एक तरफ से क्लोज कर दिया तो यहाँ पे 2 की जगह में 4 डाल देना, बस और कुछ नहीं, है ना। ना अब यहाँ पे देखते हैं, अब दो पाइप लिया था, तो मान लो यहाँ पे समझना v की वैल्यू जो निकालो कितना आता है, v इजिकल टू n 2l 2nl, यही मिल रहा है ना। समझ रहे ना? इसको इधर भेज दो ना यार, तो ये 2nl बन जाएगा। समझ रहे हो मेरी बातें मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो? हाँ हाँ, चलो अब यहाँ पे देखो, तो v इजिकल टू 2nl आपको मिल गया। अब पहली पाइप के लिए लूंगा तो क्या मिलेगा, 2n1l1। दूसरी पाइप के लिए लूंगा तो क्या मिलेगा, 2n2l2। समझ रहे हो ना? नाउ अब यहाँ से 2 से 2 काट दो, v तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, हटा दो। n1 इजिकल टू, मतलब n1l1 इजिकल टू n2l2। अब पहली पाइप के लिए देख रहा हूँ, तो अब आपको बताओ, जब दोनों तरफ से ओपन है तो l हमारे ट्यूब का हो गया लेंथ, और 2e हमारा दोनों इंड करेक्शन हो गए। यहाँ पे क्या मिलेगा, L1 प्लस 2e। ऐसे यहाँ पर भी L2 प्लस 2e, इंड करेक्शन तो इंड करेक्शन ही है। नाउ इस N1 को अंदर आपकी बुक में डायरेक्टली कर दिया है, डायरेक्टली आपको यहाँ पहुंचा देगा वो, मैं सॉल्व करके दे रहा हूँ आपको। तो N1 अंदर दे दो, अंदर जब ही दोगे तो N1 L1 मिल जाएगा, और यहाँ पे N1 2e बन जाएगा। ये अंदर N2 जाएगा, ऐसे ये भी और ये भी बन जाएगा। फिर यहाँ से क्या करूंगा मैं, अब देखो मैं ई वाले को एक साथ रख दूंगा और बाकी को सब इधर, तो ये इधर है, देखो यहाँ आ गया, और ये N1 L1 को इधर भगा दिया, माइनस हो जाएगा। इस वाले को इधर लेके आऊंगा तो ये वाला तो वैसे ही मिल गया, और इस वाले को इधर लेके आया, देखो यहाँ आ गया, माइनस के साथ आएगा। यहाँ से 2e कॉमन ले लिया, 2e कॉमन आ गया तो क्या बचेगा, N1 माइनस N2, N1 माइनस N2 बन गया। नाउ अब यहाँ क्या है, यहाँ तो वैसे का वैसे ही रखो। अब ये 2 हमने को e चाहिए ना यार अपने को, तो 2e इज इक्वल टू N2L2 माइनस N1L1, N2L2 माइनस N1L1 अपॉन N1 माइनस N2। समझा क्या? देखो इधर है N1 माइनस N2, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा तो ऐसे बन जाएगा। अब ये 2 को भी नीचे भगा दो, क्या इधर नाच रहा है ये बैठ के, इसको भी इधर भगा दिया, ये बन गया N2L2 माइनस N1L1 अपॉन 2 N1 माइनस N2, बन गया, खत्म कहानी, काम 25, काम धाम 25 है, काम 25 है। ठीक है, तो E इज इक्वल टू N2L2 माइनस N1L1 अपॉन 2, ये बन गया। अब बोलोगे यार ये हमारे बुक में तो सर आपने जो बताया है भाई यही है, लेकिन इसके अलावा ये भी दिया हुआ, ये कैसे आया? तो बस आपको करना कुछ नहीं, इतना दिमाग आप मैथ्स में लगा सकते हो कि अगर मैंने N2 को पहले रखा और N1 को बाद में रखा तो माइनस साइन बाहर निकल के आता है ना, आपको मालूम होगा। और यही माइनस जब मैं ऊपर दूंगा तो ये वाला मेरा इधर आ जाएगा और ये वाला मेरा इधर चला जाएगा, देखो वही हुआ है। तो मैंने N2 को देखो पहले रख दिया, N1 को बाद में रख दिया, माइनस साइन बाहर आया होगा, ये माइनस इधर गया होगा, तो देखो इधर का N1 L1 इधर आ गया और N2 L2 उधर चला गया, बस इतना ही हुआ है और कुछ नहीं हुआ है, खत्म कहानी। समझ गया ना? तो ये आपको बस यहाँ से एक काम करना यार, बस आप इसमें से माइनस कॉमन लेना। आप बस क्या करना, अच्छा एक काम करना, ऊपर भी और नीचे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देना ऐसे, और फिर आपको आंसर आ जाएगा, ये वाला आपको मिल जाएगा, खत्म कहानी। करके चलो देखना, हाँ करना, समझ रहे हो? करना है आप सभी को, सुन लिया है ना अच्छे से? हाँ चलो अभी आगे बढ़ते हैं, बताना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे फॉर पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, अगर मान लो हमारी पाइप ऐसी है तो हमको क्या मिला था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, n इज इक्वल टू v अपॉन 2l फॉर 4l ऐसा मिला था हमको। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी यार, ये हमारा 4 इधर जाएगा, मतलब 4nl मिलेगा। समझ रहे हो ना, v की वैल्यू 4nl। पहले पाइप के लिए ये दो पाइप लिया ना यार, पहले पाइप के लिए ये, दूसरी पाइप के लिए ये वाला मिल गया। इसको भी सेम ऐसे ही परफॉर्म करेंगे, 4 से 4 को काट देना है भाई साहब फुल बोल रहे हो सर, क्या नॉर्थ इंडियन बोल रहे हो?
गाइस मैं बता दूं, आई एम नॉट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, आई एम फ्रॉम इंडिया। ओके नाउ सो N1 L1 इक्वल टू N2 L2। अब बोलेंगे क्या सर, बात तो वही हुई ना, इसका मतलब आप नॉर्थ इंडिया नहीं हो। नहीं यार, हम भारत के दिल से, दिल में रहते हैं, दिल में। अब आप ढूंढो इंडिया के दिल किसे कहा जाता है। इंडिया का दिल तो सभी हम इंसान हैं, आपको आंसर मिलेगा नहीं। लेकिन मैं भारत के दिल से रहता हूँ, दिल दिल में रहता हूँ भारत के। ठीक है चलो अब यहाँ देखो शायद ही सबको ऐसा मौका मिलता है रहने का। तो N1 इक्वल टू N2 L2 मिल जाएगा। नाउ अभी L1 है ना, तो क्लोज्ड है एक एंड से, मतलब एक ही इंड करेक्शन बनेगा, मतलब यहाँ पे L1 प्लस ई आएगा, यहाँ पर भी L2 प्लस ई आएगा L2 की जगह में। अब क्या करूंगा, इसको अंदर दूंगा फिर इसको भी अंदर दूंगा, ऐसे इसको अंदर दूंगा फिर इसको भी अंदर दूंगा। यहाँ पे देखो ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, ये N2 L2 बन जाएगा और यहाँ पे N2 E आ जाएगा। नाउ अब क्या होगा, N1 E के जगह में इसको ऐसे रखा और E वाले को इधर लेके आ गया, देखो लेके आ गया साथ ही साथ ही। ठीक है, और यहाँ पे N1 L1 इधर है, देखो यहाँ पे, और ये N2 L2 इधर है, इसको वैसे ही रखा और इस N1 L1 को इधर लाके भगा दिया। अब यहाँ से E कॉमन ले लिया, ये E और ये E कॉमन ले लिया और यहाँ पे बचेगा N1 माइनस N2। यहाँ पे इसको वैसे ही रखा, ये E में से N1 माइनस N2 को नीचे भगा दिया, देखो नीचे आ गया, और ये E इक्वल टू N2 L2 माइनस N1 L1 बन गया। यही फॉर्मूला है। तो ये हमारे पाइप का क्लोज इंड के लिए है, और जो ये हमारा है ये हमारे दोनों के लिए, जो हमारा ओपन एंड है इसके लिए है। आपके बुक में यहाँ रॉन्ग लिखा है, ये 2N1 माइनस N2 दे के रखा है। थोड़ा दिमाग लगाना अपना जरा, यहाँ पे 2 कैसे आ सकता है, इम्पॉसिबल। ये ओपन यहाँ पे क्लोज्ड एंड के लिए 2 कभी नहीं आएगा। ओपन एंड रहते देखो हमने निकाला है, 2 आया है, समझ गए। थोड़ा दिमाग लगाओगे ना आपको मिल जाएगा आंसर। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं माइडर। बहुत कर लिया ट्रांसवर्स वेव पाइप के अंदर, अब निकालेंगे हम रस्सी के अंदर। रस्सी बोलोगे क्या होती है भाई, रस्सी हमारी स्ट्रिंग कहलाती है। अब निकालेंगे रस्सी के अंदर, छू मंतर काली बंदर बन जा बंदर। ठीक है, तो ऐसे समझना है हमको। अब वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड ऑन स्ट्रिंग, बहुत हो गया पाइप के अंदर खेल कूद लिया, बहुत पाइप के अंदर। अब हम देखेंगे स्ट्रिंग के अंदर। एक है हमारी ऐसी वॉल, इस वॉल में हमने बांध रखा है एक रस्सी, रस्सी में हमने L डाला, ये हमारा लेंथ है रस्सी का। रस्सी बोल रहा हूँ, जम रहा है ना आपको। स्ट्रिंग यार इंग्लिश में स्ट्रिंग कहते हैं, इंग्लिश मीडियम के बच्चे कुछ ज़्यादा ही अलग अलग धांसू पता नहीं अंग्रेजी बोलते हैं। हमारे इंडिया में भी जो बेवड़ा मार लेता है एक बार, वो भी बहुत खतरनाक इंग्लिश बोलता है, मालूम नहीं है तुमको, तुमसे भी अच्छी इंग्लिश बोलता है। मतलब वो दुनिया का इंग्लिश का राइटर बन जाता है वो। बस एक बार उसको थोड़ा सा 90 पिला दो, उसको एक बार 90 पिला दोगे तो फिर उसका काम 25 हो जाता है, मालूम है ना। तो वैसे ही सिस्टम है कोई नहीं, इट्स ओके, थोड़ा सा चलता है। तो ना चलता है मतलब इधर बोलना चलता है, वो लेना चलता नहीं है, वो मत लेना, नहीं तो तुमको भी 90 चढ़ जाएगी ना, फिर समझ में आएगा। 90 का सवाल बोल रहा हूँ, 90% लाना नहीं तुम लोग को, 90% लाना, यहाँ ध्यान दो अभी। तो कंसीडर L हमारा है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, मान लो ये हमारा L लेंथ है। यार सबको मालूम है, 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं, L मतलब लेंथ ही होता है। किसी को और L का मतलब कुछ मालूम है क्या, पागल हो, L मतलब सिर्फ लेंथ होता है। तो L हमारा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। हाँ लेकिन एक अजीब बात आ गई, M मतलब हमेशा मास होता है, लेकिन यहाँ लीनियर डेंसिटी हो गई ये हो गया हमारा फिजिक्स फिरकी लेता है, बोलता है तुम यही गलती करोगे, हमेशा L लेंथ लेते हो, लेकिन इस बार M मास नहीं बन के आऊंगा, लीनियर डेंसिटी बन के आऊंगा। तो देखो क्या होता है लीनियर डेंसिटी। देखो जैसे कि मान लो ये मेरा ऐसे एक एक यूनिट का लेंथ है, और ये पार्टिकल भी है, पार्टिकल है तो कुछ इनका मास होगा, है ना। तो एक यूनिट लेंथ में, ये मान लो एक यूनिट लेंथ है, आप सपोज मैं मेजर थोड़ी करने गया हूँ, एक यूनिट लेंथ मान लो ये है, तो इसमें कितने मास हैं। ठीक है, तो मास जो इसका है, मास पर यूनिट लेंथ, अब इसको स्मॉल एल से दिखाता हूँ, तो मास पर यूनिट लेंथ यही मेरा लीनियर डेंसिटी होती है, जिसे मैं स्मॉल m से दिखा रहा हूँ। किसे दिखा रहा हूँ, स्मॉल m से, तो कंफ्यूज मत होना। हाँ, मास पर यूनिट लेंथ ही हमारा लीनियर डेंसिटी होती है, LD लीनियर डेंसिटी। आपकी मर्जी आप कैसे लिखते हो, ठीक है। तो लीनियर डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ है, मैं आपके बुक के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ, इसलिए मैंने m को माना है लीनियर डेंसिटी, वरना आपकी मर्जी, आप चाहे तो LD लिख के आओगे ना, किसी टीचर में हिम्मत नहीं होगी आपका मार्क्स काटने में, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने आपके बुक के अकॉर्डिंग लिखा है m। नाउ जब आपकी स्ट्रिंग आप बांध दोगे इसको इधर से भी इधर से भी, तो इसमें एक टेंशन क्रिएट होगा। टेंशन मालूम है क्या होता है, एक टाइप का फोर्स होता है जो किसी भी रस्सी में क्रिएट होता है जब आप उस रस्सी को स्ट्रेच करते हो। तो वो जो फोर्स की वजह से, जिस फोर्स की वजह से हमारी रस्सी एकदम स्ट्रेच हो जाती है, वही हमारा टेंशन कहलाता है। तो टेंशन प्रोड्यूस्ड ऑन दी स्ट्रिंग, ये हमारा T है, यही आपको ध्यान रखना अच्छे से। नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। मान लो कंसिडर कर लो कि हमारा एक लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी, अब यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है।
सबसे पहले यहाँ भी 3 कंडीशन लेना है हमको, जैसे हमने अभी पाइप के लिए लिया था वैसे यहाँ भी लेना है। मान लो कि एक लोवेस्ट सबसे कम फ्रिक्वेंसी हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं अपनी हमारे स्ट्रिंग की। कैसे? मान लो हमारे पास ये हमारी रस्सी थी, रस्सी को थोड़ा सा ऊपर खींच के छोड़ दिया, ये क्या होगी? भन भन करेगी ऊपर नीचे, समझ रहे ना? ऐसे ही करती है ना। एक बार रबर को पकड़ो, रबर को ऊपर नीचे खींचो तो कैसा होता है? पन 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 ऐसे बोलता है, वाइब्रेट करता है। करके कभी देखे ही रहोगे ना यार। रबर को दोनों तरफ से बांध दो हाथ में और फिर उसमें कैसा आवाज निकलती है, थोड़ा टच करोगे तो वैसे ही होगा। तो पहली फ्रीक्वेंसी की बात करता हूँ जिसे मैं लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी कहूंगा, जिसमें से मैक्सिमम कम से कम एक लूप तो बन जाए। कम से कम यार एक लूप बन जाता है जिस फ्रीक्वेंसी की मदद से, वही मेरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाती है, समझ गए? या फिर मेरी लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी वही कहलाती है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बार रस्सी को ऊपर खींच के छोड़ दिया, पहला लूप जितनी फ्रीक्वेंसी से बना वही मेरा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी, उसी को फाइंड करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ध्यान देना। लैम्बडा मेरा मान लो एक वेवलेंथ है, लेंथ ऑफ दी जो लेंथ है मेरा कितना मिलेगा, तो अभी रस्सी का लेंथ उतना ही होगा जितना उसका वेवलेंथ। अब ये एक पूरा का पूरा हमारा लूप भी नहीं है, आधा ही लूप है, मतलब एक लूप तो है, एक पूरा वेवलेंथ नहीं है। देखो ये आधा ही है, पूरा हमारा लैम्बडा होता है, आधा कितना होगा? लैम्बडा बाय 2 होगा। तो यहाँ पे लेंथ कितना मिला मुझे? लैम्बडा बाय 2 मिला। यहाँ कोई इंडिक्रेशन की टेंशन नहीं है, यहाँ हमारा एल ही रहेगा, कोई इंडिक्रेशन हमारा नहीं आएगा। यहाँ पे लैम्बडा निकालो 12 मिल जाएगा। हमको पता है फ्रीक्वेंसी कहाँ से मिलती है, v इक्वल टू एन लैम्बडा, एन इक्वल टू वी अपॉन लैम्बडा। एन मालूम है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमेशा एन ही होती है, बात ध्यान रखना। कोई कोई टीचर इसे एन नॉट बताते हैं, आपके ऊपर है आप किसे चूज करते हो, एन नॉट फिर n1 ऐसा लेते हैं वो लोग, समझ गया? मतलब फिर ऐसे n2 लेते हैं, n3 लेते हैं, ऐसा लेते हैं। मैं ओनली n फिर n1 फिर n2 ऐसे लेता हूँ। n1 मेरा फ्रीक्वेंसी है फंडामेंटल, n1 क्या है मेरा? n1 मेरा पहली हायर फ्रीक्वेंसी यानी पहला नोड, फिर n2 मेरा दूसरा हायर फ्रीक्वेंसी, मेरा दूसरा नोड, समझ गया? ऐसा मैं लेता हूँ, ठीक है? तो आपकी मर्जी, सब अपनी अपनी कहानियां। हर्षद मेहता कैसे लेते हैं हम, समझ रहे हैं, वो हमारे ऊपर है। लेने आना चाहिए, बस कैसे लो ये सीख लो, बस लेना सीख लो, देना अपने आप सीख जाओगे। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो, नॉलेज यार कुछ भी तुम दिमाग लगाते हो। तो n इक्वल टू वी अपॉन लैम्बडा बन गया। नाउ अब यहाँ पे समझना, ध्यान देना, जैसे हमको लैम्बडा क्या मिला है, 2l मिला है। यहाँ पे देखो लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ गई, 2l आ गई, ठीक है? v अपॉन 2l मिल गया। नाउ अभी n की वैल्यू कितनी मिलेगी, अब यहाँ पे दिमाग लगाना है, दिमाग जिसके पास रहेगा वही लगाएगा दिमाग। अभी देखो यहाँ पे सो v अपॉन 2l, अब मैं v को साइड में कर दूंगा। अब बोलोगे हर इसके पहले ट्यूब में तो v कांस्टेंट रहता था, यहाँ पे क्या हालचाल हो गई? तो यहाँ पे 1/2l साइड में ले लो। और एक बात आज आपको चुपके से बताता हूँ, ध्यान से सुनना, किसी को बताना मत, ठीक है? तो क्या होता है ना, जो हमारी स्ट्रिंग होती है ना माय डियर, स्ट्रिंग का जो हमारी वेलोसिटी होती है वो हमारी टेंशन अपॉन लीनियर डेंसिटी होती है रूट में। ये हमने 11th में फॉर्मूला देखा था, दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्ट्रिंग। अगर कोई स्ट्रिंग है और उसमें अगर वो वाइब्रेट कर रही है तो उसके पास पार्टिकल के कितने स्पीड है, पार्टिकल की स्पीड यानी वेलोसिटी कितनी है, ये फॉर्मूला याद कर लो, तभी आप एक भी क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है? अब फॉर्मूला तो याद करना पड़ता है ना यार, बिना फॉर्मूला याद किए कैसे तुम कुछ भी कर पाओगे यार? थोड़ा मेरी मदद करो ना फॉर्मूला याद करने में तुम, ठीक है? इतना मेरे लिए कर दोगे तो फिर तुम्हारे लिए मैं कितना कुछ कर दूंगा, ठीक है? तो v हमारा ये फॉर्मूला है, हमारी v वेलोसिटी है, जो हमारी स्ट्रिंग जब आप घुमाओगे उसको, तो जो भी हमारी स्ट्रिंग नाचेगी ऊपर नीचे तो उसके पार्टिकल वाइब्रेट करेंगे, तो जो भी उसके पास हमारा यहाँ पे वेलोसिटी आएगी पार्टिकल की, जब नाचेगा तो पार्टिकल नाचेगा मतलब ऊपर नीचे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा यार, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है ये, ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट होता है पार्टिकल। बताया था ना स्टार्टिंग में पहले वाली वीडियो में, वाइब्रेट होते हैं सारे पार्टिकल, तभी तो वेव बनती है। फिर रूट टी अपॉन एम बन जाएगा यहाँ पे, रूट टी अपॉन एम, टी मतलब टेंशन, एम मतलब लीनियर डेंसिटी, एम मतलब मास मत मान लेना। तो यहाँ पे हमारा v के जगह में क्या आएगा, रूट टी अपॉन एम आ जाएगा, और मैंने v के जगह में रूट टी अपॉन एम डाल दिया, देखो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, और ये 1/12। तो गाइज ये है इस बार हमारी पहला इक्वेशन, इसको बोलता हूँ मैं, और ये है हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जिसको मैं फर्स्ट हार्मोनिक कह सकता हूँ, और ये मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ना कि पहला हमारा ओवरटोन। ये हमारी पहली फ्रीक्वेंसी है, नॉट फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है? यही बात आपको समझनी है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल गई। अब इसके बाद की जो भी हायर फ्रीक्वेंसी आएंगे वो सब मेरी पहला ओवरटोन, फिर ऐसे और आए तो दूसरा ओवरटोन, तीसरा ओवरटोन, ऐसा कहते जाएंगे। तो हमको पहला हमारा जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी वो हमको मिल चुकी है, हमको पहला फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हमें मिल चुकी है। अब हम अगली अब एक और इसकी, अब देखो एक लूप बना था ना, मतलब मेरी फ्रीक्वेंसी नॉर्मल थी, फंडामेंटल थी, क्या मिला स्ट्रिंग के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n = 1/12 रूट टी अपॉन एम। समझा कि नहीं समझा? अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना?
अब एक और फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो एक और वेव बनेगी। अब देखो दो वेव बनेगी, अब देखो यहाँ पे दो वेव बनेगी, दो वेव, समझ गया। तो इन दिस केस हमारा लैम्बडा 1 मानते हैं वेव लेंथ, टोटल लेंथ हमारा लैम्बडा 1 वेव लेंथ है। अब ये हमारा लैम्बडा 2 है, ये हमारा लैम्बडा 2 है, दो लैम्बडा 2 को जोड़ दोगे तो लैम्बडा ही आएगा ना यार, लैम्बडा लैम्बडा लैम्बडा। अच्छा 10 बार जरा लैम्बडा बोलो क्या निकलता है मुंह से, मुझे बताना बाद में, ठीक है। चलो अच्छी बात है ना, ओके, मजे में पढ़ते रहो, चुपके चुपके से लेना, ठीक है, ऐसा बाहर मत निकाल देना आवाज, वरना फिर जानते हो ना क्या हो जाएगा, ले चप्पल, ले बेलन, ले सब कुछ, ठीक है। तो लैम्बडा 1 वेवलेंथ है हमारा, मान लो, ओके ना। ये कब प्रोड्यूस होगा, जब हमारे वही, जब हम स्ट्रिंग को ऊपर खींच देंगे और छोड़ेंगे तभी बनेगा, है ना। 2 लूप यहाँ पे बन रहा है और कुछ नहीं ना। फाइनली मिल क्या रहा है, हमारा टोटल लेंथ कितना है, लेंथ हमारा है लैम्बडा 1। फ्रीक्वेंसी कैसी मिलती है, v इक्वल टू एन लैम्बडा, n1 की वैल्यू निकाल लो, v अपॉन लैम्बडा यहाँ से मिल जाएगी, है ना। आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ पे देख लो, तो फाइनली सेम तरीके से हमको यहाँ भी मिलने वाला है, जो कि बहुत ही आसान है। क्या मिलेगा, n1 इज इक्वल टू v अपॉन l मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, n1 इज इक्वल टू v अपॉन l, है ना, यही मिलेगा ना यार। अभी देखो जैसे कि अगर आपने यहाँ पे क्या किया, लैम्बडा के 1 की जगह में क्या डाला, लैम्बडा 1 की जगह में आपने क्या डाला, लैम्बडा 1 के जगह में हम यहाँ पे l डालेंगे, यहाँ पे हम l डाल दिए, है ना, l डाल देंगे, सी ठीक है। अब यहाँ से v को साइड में कर दिया तो क्या बचेगा, 1 अपॉन l बचेगा, लेकिन v की वैल्यू क्या होती है, ये होती है, तो यहाँ पे v की वैल्यू डाल दिया। दिस इज माई फर्स्ट वाला हायर फ्रिक्वेंसी, n मेरी फंडामेंटल, उसके बाद n1 मेरी फर्स्ट हायर फ्रिक्वेंसी, समझ गया ना। तो ये मेरी n1 क्या है, हायर फ्रिक्वेंसी है। नाउ अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस n1 की वैल्यू को कितना है, 1 अपॉन l रूट टी अपॉन हमारा m यानी लीनियर डेंसिटी, इसको मैं क्या करूंगा, फंडामेंटल वाले में पुट करता हूं। ये है मेरा देखो फंडामेंटल वाला, ठीक है। तो बस फिर यही चीजें हैं और इसमें कुछ भी नहीं बचा फिर, ठीक है। तो बस हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो हमारा यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे देखो n है, ठीक है, 1 अपॉन 2l है, रूट टी अपॉन m यहाँ पे हमारा रखा हुआ है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज या बस आपको ध्यान देनी है कि जो रूट टी अपॉन m है, अब देखो 1 अपॉन l रूट टी अपॉन m, है ना, यही है ना, यही है ना। देखो यहाँ पे यही है ना हमको, देखो आप अच्छे से आप देख सकते हो, यही है ना हमको, यहाँ पे देखो यही है ना, n1 इक्वल टू 1 अपॉन l रूट टी अपॉन m, यही है कि नहीं है। अगर इसकी वैल्यू क्या है, n1 है, इसी चीज को मैं यहाँ पे पुट करूँ तो क्या मिलेगा, n इक्वल टू 1 अपॉन 2n1, है ना, यही मिलेगा ना। देखो यहाँ पे यही मिलेगा ना हमको, मतलब नहीं समझ रहा क्या बोल रहा हूँ। n1 की वैल्यू क्या है, 1 अपॉन l रूट टी अपॉन m है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या है, 1 अपॉन l, और ये देखो इतना सा वैल्यू, 2 को साइड में कर दो, इतना n1 मिला ना, यही ना n1 उधर लिखा था, यहाँ n1 डाल दूंगा तो क्या मिलेगा, n1 अपॉन 2 मिल जाएगा। देखो यहाँ पे जरा वही लिखा है क्या मैंने, n इक्वल टू n1 अपॉन 2, समझ गया। n1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2n आएगी, मिल गया 2n। n हमारा क्या था, फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी थी, है ना। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी में कितनी वैल्यू हमारी मल्टीप्लाइड है, 2 है, यानी सेकेंड हार्मोनिक है। लेकिन ओवरटोन कौन सा है, ये हमारा फर्स्ट ओवरटोन है, समझ है कि नहीं समझ गया। सेकेंड हार्मोनिक बट फर्स्ट ओवरटोन, वाई फर्स्ट ओवरटोन, बिकॉज पहले देखो ना सिर्फ इतना ही हमारी सबसे लोवेस्ट फ्रिक्वेंसी थी फंडामेंटल। अब हमने क्या किया, इस बारी हमने अपनी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी को बढ़ाया, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज़्यादा, इन दिस केस अलग एक और हम देखो लूप ले रहे, पहले एक लूप लिया था, दूसरा लूप ले लिया। लूप बढ़ाऊंगा तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी ना यार, लूप बढ़ाऊंगा तो फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी ना, हायर फ्रिक्वेंसी होगा ये वाली, ये हायर फ्रिक्वेंसी है और पहले ही हायर फ्रिक्वेंसी है, इसीलिए पहला ओवरटोन। इसके लिए भी एक आपको दूंगा जुगाड़, टेंशन मत लो, जैसे कि हमने क्लोज्ड वाला और ओपन के लिए जुगाड़ देखा था, वैसे इसके लिए भी जुगाड़ दूंगा। चलो अब यहाँ देख लो, ठीक है, बस इतना याद रखो कि जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ओवरटोन तो सेकंड फ्रिक्वेंसी है, मतलब सेकंड हार्मोनिक्स तो फर्स्ट ओवरटोन है, इतना याद रखो बस। नाउ नेक्स्ट कंडीशन, अब देखो 3 आ गया, 3 के लिए यहाँ पे 3 लूप है, यानी और ज़्यादा फ्रिक्वेंसी, मतलब और उससे भी आगे वाला हाइयर, मतलब ये हमारा थर्ड हार्मोनिक्स है, थर्ड ओवरटोन बनेगा। ये तो आपको पहले सेकंड ओवरटोन बनेगा, मैंने पहले बता दिया। नाउ लेंथ ऑफ द लूप कितना मिलेगा, ये पहला लैम्बडा बाय 2 बाई लैम्बडा बाय 2, ठीक है। तो क्या मिलेगा, ये l इक्वल टू 3 लैम्बडा बाय 2, लैम्बडा 2 की वैल्यू निकाल लो, 2l अपॉन 3। अब लैम्बडा 2 क्यों लिया मालूम है ना, क्योंकि अभी हमारा यहाँ पे लैम्बडा 2 लेते हैं, इसके पहले लैम्बडा 1 लिया था, उसके पहले लैम्बडा लिया था, है ना। नाउ वी नो दैट v इक्वल टू n2 लैम्बडा, बुक को अपने बगल में ओपन करके रखोगे ना और फायदा होता है ना। v इक्वल टू n2 लैम्बडा आ जाएगा। नाउ अब यहाँ से n2 की वैल्यू निकाल लो, n2 इक्वल टू v अपॉन लैम्बडा 2, है ना। अब यहाँ पे लैम्बडा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्बडा 2 की वैल्यू यहाँ पे 2l अपॉन 3 है, पुट कर दिया 2l अपॉन 3, ऊपर जाएगा 3v अपॉन 2l, है ना। अब 3 अपॉन 2l साइड में कर दो और v की वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे देखो कितना है, रूट टी अपॉन m,
अब यहाँ से निकाल लो, हमको कंपेयर करना है फ्रॉम दी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। कितनी है हमारी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी? हमारी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी आई थी 1/2L रूट के अंदर T/m, ये हमारी थी n। तो मतलब इसके जगह में मैं n पुट कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? पुट कर दिया मैंने। n2 कितना मिल जाएगा मुझे? n2 = 3 × n। n हमारा फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है ना? n हमारी क्या है? फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है, उससे कितना मल्टीप्लाइड है? 3, मतलब हमारा थर्ड ओवर हार्मोनिक है। और कितनी हमारी हायर फ्रिक्वेंसी है? तो पहले देखो कितनी थी, पहले हमारी ये सबसे लोअर फ्रिक्वेंसी जिसमें हमारी कोई भी ओवरटोन नहीं बनी, फिर हमारी ये पहली हायर फ्रिक्वेंसी मतलब पहला ओवरटोन, ये हमारी दूसरी हायर फ्रिक्वेंसी मतलब हमारा दूसरा ओवरटोन। कंफ्यूज नहीं होने का यार कि 3 लूप है तो तीसरी हायर फ्रिक्वेंसी, ऐसा थोड़ी होता है। ये हमारी पहली हमारा ये फंडामेंटल सबसे लोअर ही है, इसको हम पहला हायर फ्रिक्वेंसी नहीं बोल रहे हैं। हमने क्या बोला था ओवरटोन के लिए? पहली हायर फ्रिक्वेंसी पहला ओवरटोन कहलाता है, पहली हायर फ्रिक्वेंसी पहला ओवरटोन कहलाता है, फर्स्ट हायर फ्रिक्वेंसी पहला ओवरटोन कहलाता है। बार बार चिल्ला रहा हूँ, ये हमारी लोवेस्ट है, लोवेस्ट पहले से भी कम है ये। फिर ये हमारी पहली है, ये एक पहला, ये लोवेस्ट से भी कम था, ये था, एक और बढ़ गया तो ये पहला हायर है, मतलब हमारी पहली ओवरटोन। ये अभी 2 बार हाई बन गया, ये पहला तो नॉर्मल था, अब 2 बार हाई बन गया, मतलब यहाँ पे क्या है? थर्ड हमारा हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन। ओके नाउ, तो अब देखो इसमें भी मैं क्या बताता हूँ आपको, कंटिन्यू वाला। अब देखो यहाँ पे अगर मान लो मेरा ऐसे कंटिन्यू हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे, अब मान लो यहाँ पे 3 है तो 4 हो सकता है, 5 लूप बनेंगे, 6 लूप बनेंगे, तो उसके लिए क्या हालत होगी? अब देखो गाइस, मैंने आपके लिए यहाँ पे एक बात बता रखी है, ये आपके बुक में लिखा हुआ है जो कि एकदम रॉन्ग है। आपके बुक में यही लिखा हुआ है जो कि एकदम रॉन्ग है। आपकी बुक में ये रिलेशन ऐसे नहीं देना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था, p+1 × n ऐसे होना चाहिए था। ये आपकी बुक में सही है, ये वाला सही है, ये आपकी बुक में बिल्कुल रॉन्ग है। अब देखो कैसे होएगा ये समझना अच्छे से, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नाउ p क्या है? मेरा ओवरटोन। अब देखो जैसे कि मैं आपको यही भी बताता हूँ, मेरा सेकंड ओवरटोन चेक कर दो, मेरा दिस इज माय सेकंड ओवरटोन हो तो मुझे भी मालूम है। अब मतलब मैं सेकंड मेरा ओवरटोन है, मतलब मैं p की जगह में सेकंड डालूंगा, यहाँ पे 2 डालूंगा +1 × n, n मेरा फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, यहाँ पे 3n बन जाएगा, मैंने थर्ड हार्मोनिक। भाई फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी का मल्टीपल 3 है, मतलब 3 हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक, और p की जगह में 2 डाला मतलब सेकंड ओवरटोन। देखो यहाँ पे वही बनता है ना, सेकंड ओवरटोन 2 पुट किया तो थर्ड हार्मोनिक आ रहा है निकल के। ऐसे ही अब इसके लिए पुट करते हैं, सेकंड हार्मोनिक यहाँ पे और फर्स्ट ओवरटोन है, मतलब p की जगह में 1 डालता हूँ, p की जगह में जब 1 डालूंगा तो 1 + 1 2n बन जाएगा, मतलब सेकंड हार्मोनिक पहले ओवरटोन पे मिला। देखो यहाँ पे सेकंड हार्मोनिक पहले ओवरटोन पे मिला, आप इसमें निकाल के मुझे दिखा पाओगे? नहीं, मतलब ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। p+1n आएगा वहाँ पे, समझ गया अच्छे से? जहाँ पे p हमारा ओवरटोन है तो आपकी बुक में गलत है, करेक्शन कर लेना अच्छे से, ठीक है? नहीं तो आपका पूरा सब गड़बड़ हो जाएगा, झोल झपाटा हो जाएगा। n हमारा फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, बस इतना ध्यान रखो। यहाँ पे क्या है हमारा? p+1 आएगा, यहाँ पे क्या ये नहीं रहेगा, p+n रहेगा। इसलिए मैंने जानबूझ के लिख के आपको दिया है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, इसलिए आपको समझा के रखा है, ठीक है? चलो अब हम लॉज देखने वाले हैं। जो हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग की हमारी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी मिली, देखो यही है ना हमारी स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हमारी यही है ना स्ट्रिंग की, याद है तो आबाद है, भूल गए तो बर्बाद है ना? यही है ना, याद रखना। n = 1/2L रूट T/m पहली फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी हमने निकाला था, दिखा देता हूँ फिर से, दोबारा बार बार नहीं दिखाऊंगा। n = 1/2L रूट T/m मिल गया कि नहीं मिल गया? यही है कि नहीं है? चलो चलो चलो, इन सब की नोट्स आपको टेलीग्राम में मिलेगी। अब यहाँ आ जाओ, तो इससे रूल निकालते हैं। देखो मैं यहीं पे आपको सारे रूल दिखा देता हूँ। कभी भी एक चीज़ ध्यान देना यार, अगर मान लो ऐसा लिखा है ना, ऐसा लिखा है ना, तो इसमें क्या होता है ना, अगर ये इसे हम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं, और यही अगर डायरेक्टली ऐसा लिखा होता रूट t, तो ये हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में अगर ये वैल्यू बढ़ती है तो ये भी बढ़ता है, ये घटता है तो ये भी घटता है। इन्वर्सली में अगर ये बढ़ता है तो ये घटता है, और ये घटता है तो ये बढ़ता है। यही आपको ध्यान रखना है। मतलब इन्वर्सली में उल्टा, घटेगा तो बढ़ेगा, बढ़ेगा तो घटेगा, और डायरेक्टली में बढ़ेगा तो बढ़ेगा ही, घटेगा तो घटेगा ही। समझ गया? अब यही तरीका निकालते हैं। क्या था हमारा n = 1 यहाँ पे आपको देखना है 2L रूट T/m, ये फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। इससे ये लॉ निकालना है, लॉ ऑफ लेंथ इसे कहते हैं स्ट्रिंग का। ओके नाउ, अगर अब लॉ ऑफ लेंथ है तो मतलब मेरा फ्रीक्वेंसी और लेंथ का लॉ दिखाना है, मतलब फ्रीक्वेंसी और हमारे लेंथ से मतलब है, बाकी सब गए भाड़ में। तो जो t है और ये हमारा, ये मास नहीं है, गलतियाँ मत करना, ये हमारा लीनियर डेंसिटी है। अगर मेरा t और मेरा लीनियर डेंसिटी कांस्टेंट निकला तो मतलब देखो, हमने केपलर लॉ वगैरह 10वीं में ही पढ़ा था। अगर मान लो मेरा a = 4b है, अगर मेरा 4 कांस्टेंट है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, खत्म कहानी।
वैसे ही मेरा अगर टी और एम दोनों कांस्टेंट है तो सब गायब हो जाएगा और एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल आ जाएगा। अब बोलोगे टू क्यों नहीं लिखा, तो क्या टू शादी में आया है, टू भी तो एक नंबर है ना, वो भी कांस्टेंट है, वो भी साइड में निकल जाएगा। तो एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, दिस इज द लॉ ऑफ लेंथ। समझ गया, जिसका मतलब ये है कि अगर लेंथ ज़्यादा रहेगा तो फ्रिक्वेंसी कम रहेगी, लेंथ कम तो फ्रिक्वेंसी हमारी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। बस यही है हमारा, और कुछ नहीं, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहने वाला है। यही बातें आपको ध्यान देनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलो ये लॉ ऑफ लेंथ हो गया, मतलब इनको कांस्टेंट रखो तो ये मिलेगा। अब अगले वाले में देखो किसको कांस्टेंट रखते हैं हम लोग। अब हमारा n इज इक्वल टू 1/2l रूट टी बाय एम, यही हमारा फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है। अब इसमें देखो हमने हमारा लॉ ऑफ टेंशन है, मतलब हमको सिर्फ टी से मतलब है, मतलब हमारी लीनियर डेंसिटी और एल हमको कोई मतलब नहीं है। तो हमारी ये सब कांस्टेंट है तो हमको क्या मिलेगा, n डायरेक्टली है ना, देखो डायरेक्ट है ना, इसलिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी लिखा। इसके पहले मैं इनवर्सली लिखा था, क्यों, क्योंकि हमारा L 1/, में आया था और 1/, में आएगा तो उसको इनवर्सली कहते हैं। यहाँ पे डायरेक्टली है टी, हमारा रूट टी सीधा मिल रहा है, तो रूट टी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा हमारा रूट टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समझ गया। कब, जब हमारे L और M कांस्टेंट होते हैं। तो लॉ ऑफ टेंशन क्या कहता है कि हमारा लेंथ और लीनियर डेंसिटी ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे तो हमारा जो फ्रिक्वेंसी रहेगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी टेंशन को। टेंशन बढ़ाओ फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, मतलब अगर आप अपने रबर को दो हाथों में पकड़ो और बजाते हो ना उससे जब भी हम लोग, तो रबर को जितना ज़्यादा टाइट रखोगे वही टेंशन है, जितना टाइट रखोगे ना उतना ज़्यादा आपकी आवाज़ अच्छी आती है और फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती है ना, यही बात आपको ध्यान देना है। और इस केस में टेंशन और एम कांस्टेंट है तो लेंथ बढ़ाओगे तो फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। अब बहुत बड़ा रस्सी ले लोगे 2 किलोमीटर की तो उसमें से आवाज़ निकाल पाओगे क्या, नहीं ना, समझ गया। वैसे यहाँ पे देखो अभी थर्ड रूल, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। अब लीनियर डेंसिटी को फोकस करेंगे तो हमारा क्या है रूल, 1/2l है ना। अच्छा है कि मैं आपको बार बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ इसीलिए आपको समझ भी रहा है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो यही है ना फॉर्मूला, यही फॉर्मूला तो बार बार इस्तेमाल कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे इस बार क्या है, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी, मतलब आपको टेंशन और एल भगाओ सिर्फ एम बचेगा, तो 1/, में एम आएगा ना, अपॉन में ना एम, तो एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट के साथ आएगा, एम बन जाएगा। अब एम बढ़ाओगे तो एन हमारा घटेगा और अगर एम घटाओगे तो एन हमारा बढ़ेगा, मतलब लीनियर डेंसिटी ज़्यादा बढ़ेगी तो फ्रिक्वेंसी हमारी कम होगी और लीनियर डेंसिटी अगर घटेगी तो फ्रिक्वेंसी हमारी बढ़ेगी क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या रहेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा टू द स्क्वायर रूट ऑफ पर यूनिट लेंथ यानी लीनियर डेंसिटी। कब, जब हमारा यहाँ पे टी और हमारा एल दोनों कांस्टेंट रहेंगे तब। तो ये हमारी एक कंडीशन बन गई, ठीक है। अब गाइस अगर मान लो हमारा आर हमारे रस्सी का रेडियस है, जो हमारी स्ट्रिंग थी ना उसका रेडियस है, और रो हमारी डेंसिटी ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल से हमारा स्ट्रिंग बना है उसकी डेंसिटी रो है, और एम क्या थी, लीनियर मास डेंसिटी थी, मतलब कि हमारी मास पर यूनिट लेंथ था वो, मास पर यूनिट लेंथ, मतलब कोई भी मास लेने दो लेकिन पर यूनिट लेंथ में कितना मास है वही हमारी लीनियर डेंसिटी थी। बट यहाँ पे हम पूरी डेंसिटी ऑफ द मटेरियल की बात कर रहे हैं, जिस मटेरियल से ये बना है उसकी डेंसिटी कितनी है वो बात कर रहे हैं। तो लीनियर डेंसिटी क्या होता है, यहाँ पे फॉर्मूला देख लो, लीनियर डेंसिटी हमारे मास पर यूनिट लेंथ के बराबर ही होगी। एंड वी नो दैट हमारे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जरा ध्यान दे दो अच्छे से। यहाँ पे डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन, यहाँ पे होता है वॉल्यूम, हमारे रस्सी का जो वॉल्यूम रहेगा, अब रस्सी है तो इसका कुछ वॉल्यूम भी होगा ना, ऐसे हमारी रस्सी रहती है, इसका कुछ ना कुछ तो वॉल्यूम भी रहेगा ना यार, है ना। सिलेंडर के फॉर्म में रस्सी दिखती है हमेशा, आपको इतना पता होना चाहिए। तो देखो मास पर यूनिट लेंथ ये हमारा क्या है, लीनियर डेंसिटी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, तो मास पर यूनिट लेंथ यानी मास हो गया, तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। देखो यानी कि वॉल्यूम इंटू डेंसिटी एक ही बात है ना, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम या वॉल्यूम इंटू डेंसिटी एक ही बात है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है, देखो मास की वैल्यू निकाला तो क्या आएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब हमारा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम किसका देखना है, रस्सी का। रस्सी क्या है, सिलेंडर है, सिलेंडर का वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर का एल, पाई आर स्क्वायर का एल, समझ गया, पाई आर स्क्वायर एल मिलेगा, ठीक है। पर यूनिट लेंथ बोला है तो इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, पाई आर, देखो ध्यान से अच्छे से आपको बताता हूँ मैं, अच्छे से ध्यान दो, पाई आर का स्क्वायर एल ये हमारे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर होता है। यहाँ पे देखो ये हमारा वॉल्यूम सिलेंडर जैसा रस्सी तो इसका भी आ गया, लेकिन पर यूनिट लेंथ तो अपॉन में एल कर दो और मल्टीप्लाई डेंसिटी, तो यहाँ पे रो से देखो दिखा दिया, समझ गया, और ये अपॉन में एल है, ये काटो, पाई आर स्क्वायर ओनली रो बचेगा आपके सामने। हमको पता है कि लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी क्या कहती है, लॉ ऑफ लीनियर मास डेंसिटी कहती है कि एन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रूट एम को, और हमको लीनियर डेंसिटी मिल गई है, लीनियर डेंसिटी क्या है, एम ही है हमारी, तो एम के जगह में हमको एम की वैल्यू क्या मिली, एम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर रो मिल गई है हमको। तो यहाँ पे हम देखो एम की वैल्यू डाल देंगे क्योंकि लीनियर डेंसिटी तो एम ही होता है ना, बार बार चिल्लाते आ रहा हूँ शुरू से। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर रो हमको आंसर मिल जाएगा। अब हमको एक और रिलेशन मिल गया। अब इस रिलेशन में अगर मैं सिर्फ डेंसिटी की बात करूँ
तो मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा डेंसिटी का, और रेडियस की बात करूँ तो रेडियस को भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये रिलेशन भी आप याद कर लो रस्सी के लिए। जो अपॉन में रहते हैं ना वो इनवर्सली ही आते हैं, जो ऊपर रहते हैं वो डायरेक्टली आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी ये अपॉन में है रो, तो यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ गया एन को, एक और रिलेशन मिल गया। आर है तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल बन गया। बस यही आपको याद करना है कि स्ट्रिंग को जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी रेडियस को भी एज वेल एज स्क्वायर रूट को भी। तो ये हमारा स्ट्रिंग का काम खत्म। अब हम आगे चल के सोनोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा अभी ये पार्ट नंबर 5 था। इसके बाद हम सोनोमीटर और शायद हम अगले पार्ट में अपना चैप्टर खत्म कर दी। तो आप बताना कि आपको सारे पार्ट्स कैसे लगे और ये वाला पार्ट खासकर आपको कैसा लगा। इस वीडियो को आप जरूर अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करोगे, आई होप कि आप शेयर जरूर करोगे। सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाए बिना जाना मत। आप इंस्टाग्राम में अगर फॉलो करना चाहो तो कर सकते हो, और मुझे आप ईमेल करके कोई भी इंक्वायरी फ्री ऑफ कॉस्ट मत पूछ सकते हो, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।